Welcome to Apex Classes to a digital platform. Myself खिमराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं जनन तंत्र की यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन तंत्र क्या होता है, मनुष्य में जनन तंत्र कैसे होता है, सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनन तंत्र क्या है, आइए अपन जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सभी जीवों में ये जरूरी तंत्र होते हैं, ये अति आवश्यक तंत्र माने जाते हैं। तो अपन जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जनन, तो सबसे पहले जनन क्या होता है और इनके बारे में बात करने जा रहे हैं अपन। जनन क्या है और ये जनन तंत्र होता क्या है। तो अपन ने बात की थी अभी जनन तंत्र की, किसकी की थी, जनन तंत्र की बात की थी। तो जनन तंत्र क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जनन तंत्र, जनन तंत्र, तो जनन तंत्र क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सजीवों में यह अति आवश्यक तंत्र है, अति आवश्यक तंत्र है। तो ये सजीवों में अति आवश्यक तंत्र है। वैसे सभी तंत्र अति आवश्यक होते हैं, लेकिन ये भी एक तंत्र है जो अति आवश्यक है। और ऊपर टाइटल के अनुसार अपन कहें जनन यानी रिप्रोडक्शन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जनन क्या होता है, जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। जनन किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखें, सजीवों में देखो जनन किसे कहते हो समझ ले पहले इसको, फिर बात करते हैं अपन। सजीवों में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। सजीवों में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के समान बच्चा उत्पन्न होता है, तो ये हुआ जनन। तो जीवों में अपने समान, बर्ड्स में बर्ड्स के जैसा होगा, तो अपन कहेंगे सजीवों में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो देखें, सजीवों में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अभी भी जो विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं है, तुरंत उनको आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें। तो अपन बात कर रहे थे जनन की। तो देखो, सजीवों में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो ये जनन की परिभाषा आपको आनी चाहिए। और ये जो जनन तंत्र होता है सजीवों का क्या होता है, अति आवश्यक तंत्र होता है। अपन बात करने वाले आगे देखो कि मनुष्य में जो जनन होता है वो कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है मनुष्य में, मानव में जो भी जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक जनन। तो अपन बात कर रहे हैं मानव की। तो देखें, मनुष्य में कहें या मानव में कहें, मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन होता है। और ये ध्यान रखें, यह प्रक्रिया द्विलिंगी जीवों में होती है, यानी इसमें अपन कहें कि इसमें दो जीवों को भाग लेना पड़ता है। द्विलिंगी जनन पाया जाता है, ये प्रक्रिया द्विलिंगी जीवों में पाई जाती है। दो जीवों को भाग लेते हैं, इसमें एक नर होगा और एक मादा होगा और जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में होता क्या, ये भी ध्यान रखें, इसमें नर के नर युग्मकों को अपन क्या कहते हैं, शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु, स्पर्म। तो शुक्राणु भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में, या इसमें नर के नर युग्मक शुक्राणु भाग लेते हैं
तथा मादाओं के मादा युग्मक अंडाणु भाग लेते हैं। ओवा अंडाणु भाग लेते हैं। अपन शुक्राणु क्या होते हैं, अंडाणु क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो देखें, नर युग्मक ध्यान रखना, नर युग्मक तो होता है शुक्राणु जो मनुष्य में है, नर में होता है, और मनुष्य की मादा में क्या होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसी में। देखें आप, नेक्स्ट जो प्रोसेस है निषेचन। क्या है, निषेचन। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निषेचन कहते किसे हैं, क्या होता है, व्हाट इज दिस, यानी ये निषेचन है क्या, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है, या डिफाइन निषेचन, यानी निषेचन को परिभाषित कीजिए। निषेचन क्या है, जब भी नर युग्मक, अभी आपने पढ़ा था नर युग्मक, और एक क्या पढ़ा था, मादा युग्मक। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक कौन था, शुक्राणु। मादा युग्मक कौन था, अंडाणु। तो जब भी ये नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु दोनों मिलेंगे, या उनकी प्रक्रिया को अपन कहेंगे संलयन होना। क्या कहेंगे, संलयन होना। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती। क्या कहलाती है, निषेचन। यानी नर युग्मक कौन, शुक्राणु, मादा युग्मक कौन, अंडाणु, इन दोनों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो अपन जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, निषेचन की। तो आपके सामने जो डायग्राम है, उस डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या है, एक एग लिखा हुआ है जो अंडाणु है, और बीच में लिखा स्पर्म, और ये बना हुआ है जाइकोट। अपन एग को कहते हैं अंडाणु, और ये क्या है, शुक्राणु। जब अंडाणु और शुक्राणु प्लस बीच में लगा है, दोनों के जुड़ने को कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं, संलयन। तो दोनों के संलयन के फलस्वरूप बनी संरचना को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, जाइकोट। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, यह है मादा युग्मक। क्या है, मादा युग्मक। मादा युग्मक का नाम हमने क्या दिया था, अंडाणु। क्या नाम दिया, अंडाणु। ठीक है। और दूसरी बात करेंगे अपन ऐसे कैसे, नर युग्मक। नर युग्मक क्या है, नर युग्मक के बारे में हमने बात की थी अभी। तो वो है क्या, शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। तो नर युग्मक, और नर युग्मक का नाम क्या बताया मैंने आपको, शुक्राणु। क्या नाम बताया, शुक्राणु, ये शुक्राणु। तो देखो, ये मैंने लगाई बीच में संलयन की क्रिया। नर, मादा युग्मक यानी अंडाणु, नर युग्मक कौन, शुक्राणु। तो ये अंडाणु की स्ट्रक्चर होती है, ये मादा युग्मक है, केवल मादाओं में पाया जाता है। और दूसरी स्ट्रक्चर है नर युग्मक की, जो केवल नर में पाए जाते हैं, शुक्राणु। और इन दोनों के संलयन के फलस्वरूप जब ये दोनों, जब भी निषेचन के फलस्वरूप जब भी ये मिलते हैं, तो निषेचन की क्रिया होती है। और जो चीज़ ये बनी, ये वाली चीज़ बनी है, इसको अपन क्या कहते हैं भाई, इस चीज़ को कहते हैं जाइकोट। जाइकोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज, जाइकोट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को आपको ध्यान रखना है कि जब भी मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु के संलयन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सबको आना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा आपको कि मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु दोनों के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन। अगर आपसे युग्मनज पूछ ले, युग्मनज क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं मादा युग्मक व नर युग्मक के संलयन के फलस्वरूप बनी संरचना को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, जाइकोट। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि नर युग्मक क्या, अब आप बोलेंगे क्या, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक क्या, अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु।
के संलयन की प्रक्रिया, संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, जाइकोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को आप बताएंगे क्या कहते हैं भाई? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जामों में भी कई बार पूछा जाता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक के फलस्वरूप खाली जगह क्या बनता है, तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और इसके संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक क्या अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की परिभाषा आपको आनी चाहिए। अब देखो, जब निषेचन हो गया और क्या बन गया? युग्मनज बन गया। क्या बन गया? युग्मनज बन गया। तो युग्मनज के बाद क्या होता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। युग्मनज के बाद में क्या क्या बनेगी संरचना? तो देखें, युग्मनज के बाद में क्या होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, युग्मनज बना और युग्मनज को ये वापस मैंने यहीं पे बताया। देखो, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है जिसमें जाइकोट लिखा हुआ है, युग्मनज लिखा हुआ है। ये युग्मनज है। और जब युग्मनज में और इसमें कोशिकीय विभेदन होंगे और कोशिकीय विभेदन के फलस्वरूप ये कोशिकाएं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस प्रकार से कोशिकाएं बढ़ेगी, इनका विकास होगा, वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप एक ऐसी संरचना बन जाएगी। इसको बोलेंगे एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो, यानी भ्रूण बोलेंगे। और ये क्या था? युग्मनज। ये तो था क्या? युग्मनज। और युग्मनज के फलस्वरूप, इनमें विभेदन के फलस्वरूप क्या बनने वाला है? भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। जो आगे इसमें डायग्राम में दे रखा है, ये भ्रूण इस प्रकार का बनेगा। ये मोरुला अवस्था, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला अवस्थाएं होती है और 2-3 अवस्थाओं के बाद में ऐसी संरचना बनती है। उस संरचना के बाद में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और भ्रूण की ये संरचना दे रखी है कि इस प्रकार से भ्रूण बनने लग जाता है और ये माँ के शरीर में, माँ से पोषण प्राप्त करता रहता है और यहाँ से भ्रूण का रोपण हो जाता है माँ के गर्भाशय में और इसका धीरे धीरे विकास होता है। भ्रूण के विकास के फलस्वरूप उसमें हृदय का बनना, हाथों पैरों का बनना, पूरे अंगों का क्या होती है? वृद्धि विकास भी होता है। तो इस फलस्वरूप अपन कह सकते हैं कि इसमें से एग्जाम में आपको समझना है केवल क्या? निषेचन। आइए आपको समझ में आया होगा कि ये होता क्या है, निषेचन होता क्या है। नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी नर युग्मक अंडाणु या नर युग्मक क्या? शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों का संलयन हुआ, युग्मनज बना और युग्मनज के फलस्वरूप धीरे धीरे बाद में क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। आपको यहीं तक याद रखना है निषेचन होता क्या है, कहते किसे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यौवना आरंभ, प्यूबरिटी कहते हैं इसको, प्यूबरिटी फेज। तो ये यौवना आरंभ होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यौवना आरंभ क्या होता है, किसे कहते हैं? तो ये ध्यान रखें कि यौवना आरंभ क्या होता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जनन कोशिकाओं का विकास होता है। जनन कोशिकाओं का क्या होता है? विकास होता है। जनन कोशिकाओं का विकास होता है और साथ साथ में शरीर में अनेक परिवर्तन भी आते हैं। अलग अलग प्रकार के चेंजेबल आते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, तो दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग परिवर्तन आते हैं। तो यौवना आरंभ
कब होने लग जाता है? तो लगभग ये 12 वर्ष की आयु के बाद में शुरू हो जाता है। लेकिन ये लड़के व लड़कियों में दोनों यौन आरंभ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले लड़कों में यौनारंभ के लक्षण यानी कि लड़कों में जो यौनारंभ होता है उसमें उनमें कैसे पता करेंगे कि यौनारंभ शुरू हो गया है? तो उसके लक्षण होते हैं, उन लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि लड़कों में क्या होता है, उन दिनों में जब ये यौनारंभ शुरू हो जाता है तो उस दौरान पहला जो परिवर्तन आता है वो होता है शरीर, अपन यूँ कह सकते हैं कि शरीर कह सकते हैं, या अपन यूँ कहें कि शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो एक क्या होता है दाढ़ी मूंछों का आना। क्या होता है? दाढ़ी मूंछों का आना। दाढ़ी मूंछों का आना, लड़कों में दाढ़ी मूंछें आने लग जाती है, दाढ़ी मूंछों का आना। फिर और क्या होता है दूसरा, देखें इसी में, तो दूसरा यह है दाढ़ी मूंछों के साथ साथ में आवाज़ का भारी होना। आवाज़ का भारी होना, आवाज़ थोड़ी भारी होने लग जाती है। तीसरा अपन यूँ कहें तो बगल व जननांगों पर बालों का आना। तो देखो, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, बगल व जननांगों का क्या होना, जननांगों पर बालों का आना, या अपन यूँ कहें कि कंधों का चौड़ा होना। जो शरीर में कंधे होते हैं, ऊपरी भाग शोल्डर जॉइंट होते हैं, उनका फैलाव होना, यानी कंधों का चौड़ा होना, बगल पर जननांगों पर बालों का आना, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सभी लक्षण यौन आरंभ के देखे जाते हैं। किसमें? लड़कों में। जबकि लड़कों में इसकी आयु क्या होती है तो उसके बारे में भी बात करें तो उनमें ये ध्यान रखें कि लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु में, 13 से 15 वर्ष की आयु में लड़कों में यह प्रावस्था देखी जाती है, यह प्रावस्था होती है। तो यौनारंभ लड़कों में कब होती है? 13 से 15 वर्ष में। लड़कियों में थोड़ी पहले आती है। तो अपन बात कर रहे हैं दूसरा किसके बारे में? दूसरा बात कर रहे हैं लड़कियों में। लड़कियों में यौनारंभ के लक्षण, लड़कियों में क्या क्या लक्षण दिखते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले वही बात है, जैसे लड़कों में होता है वैसे वैसे लड़कियों में भी होता है। तो लड़कियों में ये ध्यान रखें, आवाज़ का पतला होना, आवाज़ का पतला होना। दूसरा वही है जननांगों पर बालों का आना। तीसरा ऐसे कैसे अपन बात कर सकते हैं कि जैसे अपन बात करें कि इनमें लड़कियों में और क्या परिवर्तन होते हैं। तो लड़कियों में देखो, एक लड़कियों में दोनों में एक और परिवर्तन होता है, त्वचा तेलीय हो जाती है। क्या हो जाती है? त्वचा तेलीय होती है, तेलीय हो जाती है। जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है? थोड़ी तेलीय हो जाती है। ये लड़कों में भी देखा जाता है। तो लड़कों में भी क्या देखा जाता है कि जो त्वचा होती है, त्वचा क्या हो जाती है? त्वचा तेलीय हो जाती है, तेलीय हो जाती है, त्वचा तेलीय हो जाती है। तो ये ध्यान रखें, त्वचा तेलीय हो जाती है लड़कों और लड़कियों में, दोनों में इस एज में ऐसा होता है। तो त्वचा तेलीय हो जाती है। लड़कियों में भी यही होता है, आवाज़ का पतला होना, जननांगों पर बालों का आना, त्वचा क्या हो जाती है? तेलीय हो जाती है। तो ये सारे लड़कियों में लक्षण देखे जाते हैं। और भी लड़कियों में लक्षण देखे जाते हैं कि इस दौरान लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों में होता है ऋतुस्राव शुरू होता है। ऋतुस्राव क्या हो जाता है? शुरू होने लग जाता है।
जिनको अपन रजोदर्शन भी कह सकते हैं, ऋतुस्राव रजोदर्शन, रजोदर्शन शुरू हो जाता है, शुरू होता है और उसी समय शुरू होता है। और अपन कहें एक और अंतर, जैसे लड़कियों में इनकी आयु होती है वो 13 से क्या होती है 15 वर्ष, तो जो लड़कियों में होती है वो होती है 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों में प्यूबरिटी फेज देखी जाती है, यौन आरंभ शुरू हो जाता है। और दोनों में जब ये 18 से 19 साल के होते हैं तो धीरे धीरे पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है। यौन आरंभ जो भी अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और यौन आरंभ की जो अवस्था के बाद में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, जिसको प्यूबरिटी कहेंगे अपन आगे इसी में। यौन आरंभ, तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जनन कोशिकाओं का विकास होता है। लड़कों में जो यौन आरंभ के लक्षण क्या है, त्वचा तेली होती है, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, बाल व जन्नांगों बालों का आना, बगल पे आना और जन्नांगों पे बालों का आना, कंधों का क्या होना, चौड़ा। आयु क्या होती है 13 से 15 वर्ष की आयु में लड़कों में यह अवस्था देखी जाती है। लड़कियों में आवाज़ का पतला होना, जन्नांगों पर बालों का आना, त्वचा तेलीय हो जाती है, ऋतुस्राव या रजोदर्शन शुरू हो जाता है। और लड़कियों में यह अवस्था कब देखी जाती है, 12 से 14 वर्ष। तो अपन कह सकते हैं कि लड़कियों में ये कुछ क्या देखी जाती है, ये प्रावस्था कुछ साल पहले देखी जाती है, यानी प्यूबरिटी फेज यानी यौन आरंभ अवस्था पहले आ जाती है लड़कियों में, ठीक है। लड़कों में कुछ साल बाद में आती है। तो यौन आरंभ आपको समझ में आया होगा। तो अपन बात कर रहे थे लैंगिक परिपक्वता की। लैंगिक परिपक्वता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सामान्यतः क्या होता है, ये जो अवस्था होती है सामान्यतः यह अवस्था 18 से 19 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। 18 से 19 वर्ष में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो ये जो परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता है वो सामान्यतः 18 से 19 वर्ष में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान शारीरिक, बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है। एक चीज और है इसमें, लड़कों में इस दौरान नर हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन व मादाओं में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि नर हार्मोन कौन सा पूछे, मनुष्य के नर से जो एक हार्मोन स्रावित होता है और वो परिपक्वता भी लाता है, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नर हार्मोन भी कहते हैं। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, ये सब लक्षण टेस्टोस्टेरोन के कारण भी उत्पन्न होते हैं। मादाओं में कौन कौन से हार्मोन है, ये नाम याद रखना है, कौन कौन से हार्मोन है, एक तो एस्ट्रोजन है, दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। एक तो कौन सा है एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा है प्रोजेस्टेरोन। ये कौन से है, ये स्त्रियों में या मादाओं से स्रावित होने वाले नर हार्मोन है। जैसे वैसे ये मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, और नर हार्मोन कौन से हैं, कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नर के वृषण से स्रावित नर हार्मोन का नाम लिखिए जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, कौन सा है,
टेस्टोस्टेरोन। मादा के अंडाशय से, जो अपन आगे अंडाणु पढ़ा था अभी, तो अंडाशय से स्रावित होने वाले दो हार्मोनों के नाम कौन से हैं? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। लैंगिक परिपक्वता कब पूर्ण हो जाती है? 18 से 19 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है? लगभग पूर्ण हो जाती है, पूर्ण इनका विकास हो जाता है। अपन नेक्स्ट देखो बात करते हैं ऐसे कैसे मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में अपन क्या पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन इनमें से आता है, ये ध्यान रखें। मानव जनन तंत्र दो भागों से मिलकर बना, एक होता है नर जनन तंत्र और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। यह है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अपन दो सिस्टम की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी जनन तंत्र है ये मानव जनन तंत्र, उसमें दो होंगे, एक होगा कौन सा? नर जनन तंत्र और दूसरा होगा मादा जनन तंत्र। तो अपन बात करते हैं इसी की, जो ये है मानव जनन तंत्र, उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दो भाग होते हैं, एक भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? नर जनन तंत्र। क्या बोलेंगे? नर जनन तंत्र। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र की। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा? नर जनन तंत्र। और दूसरा कौन सा है? मादा जनन तंत्र। अपन नर जनन तंत्र के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो नर जनन तंत्र होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी मुख्यतः इसके भी कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं प्राथमिक अंग। क्या होते हैं? प्राथमिक अंग। तो ये किससे मिलकर बना होता है उसके बारे में बात की हमने। प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग, और दूसरे होते हैं इसी में, वो कौन होते हैं? द्वितीयक अंग। कौन होते हैं? द्वितीयक अंग। तो जो द्वितीयक अंग होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक अंग क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। द्वितीयक अंग, तो देखो प्राथमिक अंग मनुष्य के नर जनन तंत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग होते हैं, वो होते हैं एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं, वृषण। तो ये एक जोड़ी जो वृषण होते हैं, ये नर जनन तंत्र के क्या कहलाते हैं? प्राथमिक अंग कहलाते हैं। फिर देखो द्वितीयक अंग क्या कहलाते हैं? द्वितीयक अंग। तो द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं? तो वृषण के ऊपर होता है जिसको बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलेंगे? वृषण कोश। तो ये वृषण कोश क्या होते हैं? द्वितीयक अंग। क्या होते हैं? द्वितीयक अंग। एक होता है भाई शुक्राशय। क्या होता है? शुक्राशय। और शुक्राशय के साथ साथ में एक होती है शुक्रवाहिनी। क्या होती है? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी के साथ साथ में अपन पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि। देखें प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में होता है शीशन, पेनिस या शीशन। तो इनके बारे में अपन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है? इन सब से मिलकर नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया, एक बार क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य का नर जनन तंत्र क्या है, इसमें प्राथमिक अंगों को विस्तार से समझिए, या फिर ये पूरे ही पूछ ले आपसे कि मनुष्य का नर जनन तंत्र को विस्तार से समझिए। या इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, निषेचन की परिभाषा अलग पूछ लेंगे, इसमें से और पूछ लेंगे, ऐसे भी पूछा जाता है। तो नर जनन तंत्र का निर्माण किससे होता है? एक होता है प्राथमिक अंगों से, और दूसरा और क्या मिलते हैं? द्वितीयक अंग। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ये सभी मिलकर बनाते हैं नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र के दो भाग हो गए, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंगों में क्या होता है? एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण। क्या होते हैं? एक जोड़ी वृषण। तो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। प्राथमिक अंगों में क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। फिर देखो और क्या पढ़ा हमने? द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंगों में भी एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? क्या क्या होते हैं? तो वृषण के बाद इसमें वृषण कोश, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन, ये सभी मिलकर द्वितीयक अंगों का निर्माण करते हैं। अपन बात करेंगे नेक्स्ट ऐसे कैसे किसकी? मादा जनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मादा जनन तंत्र। वो नर जनन तंत्र था, अब अपन बात कर रहे हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखें मादा जनन तंत्र के बारे में
अपन यूँ कह सकते हैं जैसे नर जनन तंत्र का निर्माण हुआ वैसे के वैसे मादा जनन तंत्र का भी निर्माण 2 भागों से मिलकर होता है। अब 2 भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला भाग होगा वही इसमें भी पढ़ना है आपको, प्राथमिक अंग। क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक अंग। इसमें भी प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, प्राथमिक अंग होते हैं, और इनमें भी क्या होते हैं? द्वितीयक अंग। क्या होते हैं? द्वितीयक अंग, जो नर जनन तंत्र को बनाने में सहायक होते हैं। मुख्य अंग होते हैं वो प्राथमिक अंग कहलाते हैं, और जो सहायक अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक अंग। जो प्राथमिक अंग होते हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। तो प्राथमिक अंगों के तौर पर इनमें एक जोड़ी, जहां उनमें नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण थे, वैसे इनमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ओवरी पाई जाती है, अंडाशय पाई जाती है, जो अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती है? अंडाणुओं का। और इसमें एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं का। और जब शुक्राणु व अंडाणु दोनों का संलयन होता है और किसका निर्माण हो जाता है? युग्मनज का। और उस युग्मनज की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? निषेचन कहते थे। तो अपन प्राथमिक अंगों की बात करें तो मादाओं में प्राथमिक अंगों के तौर पर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? अंडाशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं। तो इनमें द्वितीयक अंगों के तौर पर क्या पाई जाती है? अंडवाहिनी। क्या पाई जाती है? अंडवाहिनी। और अंडवाहिनियों के साथ साथ में अंडवाहिनी पाई जाती है, उसके साथ में पाया जाता है गर्भाशय। क्या पाया जाता है? यूट्रस, गर्भाशय। और गर्भाशय के साथ साथ में फिर एक और चीज हो गया कि इनमें पाई जाती है योनि, वेजाइना। तो ये सारी चीजें पाई जाती है द्वितीयक अंग के तौर पर। तो अपन बात करें, किसकी बात कर रहे थे? मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र में हमने क्या पढ़ा? प्राथमिक अंग होते हैं और द्वितीयक अंग होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये होते क्या हैं, इनके बारे में अपने बात कर रहे थे। प्राथमिक अंग और क्या? द्वितीयक अंग। इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? मादा जनन तंत्र का। तो अपन ये कह सकते हैं मादा जनन तंत्र का निर्माण प्राथमिक व द्वितीयक अंगों से मिलकर होता है। प्राथमिक अंगों के तौर पर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। ये विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कैसे अंडाणुओं का निर्माण करता है। और अंडाशय से हार्मोन कौन सा निकलता है? मैंने आपको बताया था, एक तो एस्ट्रोजन और एक कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। और वृषण से कौन सा निकलता है? इधर से एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। तो मादा जनन तंत्र का निर्माण प्राथमिक व द्वितीयक अंगों से मिलकर होता है। प्राथमिक अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और द्वितीयक अंगों का निर्माण अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, वेजाइनल पार्ट, इनसे मिलकर द्वितीयक अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपने क्या पढ़ रहे थे? मादा जनन तंत्र। क्या है इसका भाग? मादा जनन तंत्र। तो ये मादा जनन तंत्र का भाग पढ़ा आपने, मादा जनन तंत्र में क्या क्या होता है। ऐसे कैसे अपन किसका पढ़ रहे थे? नर जनन तंत्र का। किसका पढ़ रहे थे? नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। नर जनन तंत्र क्या होता है और मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो हमने यही पढ़ा कि ये क्या क्या होते हैं। नर जनन तंत्र में भी प्राथमिक व द्वितीयक अंग होते हैं। प्राथमिक अंगों के तौर पर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। और द्वितीयक अंगों के तौर पर क्या पाए जाते हैं? वृषण कोश, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और शिशन। अब देखें आप, ये बहुत बड़े, ये पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ना अपन को नर जनन तंत्र, और इनके बारे में विस्तार से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ ले मादा जनन तंत्र, तो दोनों के आपको ये सिर्फ बाउंड्री आउटलाइन पहले याद करनी है और विस्तार से अपन व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में ये बिल्कुल तय कर लें कि आप सबको सारी चीज आनी ही चाहिए। नर जनन तंत्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्राथमिक अंग कौन से होते हैं, द्वितीयक अंग कौन से होते हैं, और बिल्कुल याद करना है। ऐसे कैसे आपको मादा जनन तंत्र क्या होता है और उनमें प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं, उन अंगों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के अंत में अपन ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।